ये तो लोकसभा चुनाव के बाद जो आरएसएस और बीजेपी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें ये बात साफ हो गई थी कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के आए हैं उसमें संघ से बीजेपी के कोऑर्डिनेशन की कमी का बड़ा योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उसके बाद ये डिसाइड हो गया था कि बिना संघ के इनपुट के, बिना संघ की हरी झंडी के डिसीजन नहीं लिए जाएंगे उम्मीदवार तय करने में। और ये बात टिकट वितरण भारतीय जनता पार्टी का जो हुआ है उसमें ये बात साफ हो गई है कि करीब करीब हर विधानसभा सीट में बिना आरएसएस के इनपुट के टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। जी, संघ से जुड़े आपको जो एनालिसिस किया होगा, कितने उम्मीदवार लगते हैं आपके जो संघ के बैकग्राउंड से हैं? वैसे तो मुझे ये बात लगती है कि अब तक उम्मीदवार घोषित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के 87, 3 आने बाकी हैं, वो भी आ जाएंगे। लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है कि तक 100% उम्मीदवार तय करने में संघ का इनपुट है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसमें 100% संघ के फैसले वाले कितने उम्मीदवार हैं जिसमें संघ के 100% इनपुट की वजह से सिर्फ उम्मीदवार घोषित हुए, तो ये तकरीबन 3 दर्जन उम्मीदवार ऐसे होंगे जो संघ के 100% इनपुट से या संघ की जिद की वजह से घोषित किए गए। उसमें जैसे एक दो बड़े दिलचस्प मामले भी आए हरियाणा में कि संघ और पार्टी का टकराव भी निकल के आया है। जैसे आप कह सकते हैं कि बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है हिसार में। कमल गुप्ता जो सरकार में मंत्री हैं, उनकी टिकट घोषित हुई संघ की सिफारिश की वजह से, क्योंकि संघ के पुराने आदमी माने जाते हैं। संघ के कहने पर ही उनकी टिकट घोषित हुई। पार्टी पूरी तरीके से सहमत नहीं थी। उसके बाद जिस तरीके के हालात बने हैं कि सावित्री जिंदल ने ये ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। सुभाष चंद्रा का अभी आया है निकल के कि पिछले कमल गुप्ता के पिछले चुनाव में सुभाष चंद्रा का उनकी जीत में बड़ा योगदान था। वो निकल के आया है कि इस बार उन्होंने मना कर दिया है कि वो कोई सहायता उनकी नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि संघ की हट की वजह से, संघ की जीत की वजह से उम्मीदवार घोषित किया गया और वो एक तरीके से अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। दूसरा उदाहरण महेंद्रगढ़ का है कि जहां 2 उम्मीदवार हैं, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। पहले जो उम्मीदवार हैं वहाँ कैलाश चंद पाली, उन्होंने नॉमिनेशन किया। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि आरएसएस के कहने पर उन्होंने नॉमिनेशन किया है। दूसरे रामविलास शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज हैं, 2 बार अध्यक्ष रहे हैं राज्य के, उन्होंने अपना नॉमिनेशन कर दिया है और इस उम्मीद के साथ नॉमिनेशन किया है कि पार्टी उनको टिकट देगी। 3 टिकट अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने होल्ड किए हैं प्रदेश में, जिसमें से एक महेंद्रगढ़ की है। तो वहाँ महेंद्रगढ़ में ये माना जा रहा है कि महेंद्रगढ़ में ये बात मानी जा रही है कि वहाँ टिकट होल्ड करने के पीछे आरएसएस की रिपोर्ट है। रामविलास शर्मा के फेवर में आरएसएस की रिपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से टिकट वहाँ होल्ड किया गया है। लेकिन पार्टी का एक बड़ा तबका है जिसका ये मानना है कि रामविलास शर्मा को टिकट मिलना चाहिए। सर, दूसरा ये कि जिस तरीके से राव इंद्रजीत को भी इस बार पार्टी ने बिल्कुल साथ देने की कोशिश की है, माना जा रहा है 8 के करीब उनके चेतों को या नजदीकियों को टिकट मिली है, वहीं खट्टर को भी बैलेंस किया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? राव इंद्रजीत तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अहिरवार में सफलता का रास्ता रामपुरा हाउस से होकर जाता है, जो राव इंद्रजीत की पैतृक हवेली है। तो राव इंद्रजीत को इग्नोर करके अहिरवाल में भारतीय जनता पार्टी को सक्सेस मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा चैलेंज है उसके सामने। तो बेशक कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं अहिरवाल में जो राव इंद्रजीत के ऑब्जेक्शन के बाद भी उनको टिकट दिया गया, लेकिन उसके बाद भी राव इंद्रजीत की वहाँ चली है। वो इसलिए चली है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की बाध्यता है, उनका कद इतना बड़ा है अहिरवाल में, उनकी जो लोगों के ऊपर जो प्रभाव है अहिरवाल में वो बड़ा है, उसको ना पार्टी इग्नोर कर सकती है ना आरएसएस इग्नोर कर सकता है। तो खट्टर साहब को भी अकोमोडेट किया गया, उनके लोगों को भी लगता है आपको इस लिस्ट में? कुछ सीटें ऐसी भी कहानी उनकी निकल के आ रही है कि जहां मनोहर लाल खट्टर का ऑब्जेक्शन था, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह चाहते थे कि टिकट मिले। वो समर्थन कर रहे थे जिस उम्मीदवार को, वहाँ
उनको टिकट दिया गया है। और ये बात जग जाहिर है कि राव इंद्रजीत और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच 36 का आंकड़ा है 20-20 में। और इसको इसको कभी राव इंद्रजीत ने छिपाया भी नहीं। वो वक्त पे इस बात को जाहिर भी करते रहे हैं कि विचार उनके पूरे तरीके से नहीं मिलते हैं। बाकी जो कास्ट इक्वेशन है बीजेपी की लिस्ट में, वो आपको लगता है कि बैलेंस करने की कोशिश की होगी? हाँ, दो बातें जो लोकसभा चुनाव में निकल के आई थी कि जाट पूरी तरीके से कांग्रेस के पीछे मोबिलाइज हो गया है। जाटों की नाराजगी है, किसान आंदोलन के बाद ये जग जाहिर है, सबको पता है। और दूसरा जो बड़ा तबका समाज का जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खिसक के कांग्रेस के खेमे में चला गया, वो दलित समाज का माना जाता है। तो दलितों को भी पर्याप्त टिकट दिए गए हैं और जाटों को भी पर्याप्त टिकट दिए गए हैं। तो ये टिकट वितरण के बाद ये बात साफ जाहिर होती है कि दोनों को संतुलित करने की कोशिश की है। साथ में पंजाबी समाज, ब्राह्मण, ओबीसी, राजपूतों का भी विरोध था। संजय सिंह का टिकट कटने के बाद राजपूतों ने कई जगह पुतले जलाए थे प्रधानमंत्री के, और राजपूतों ने ये आरोप लगाया था कि राजपूत समाज को नेग्लेक्ट किया गया है टिकट वितरण में। तो उसके बाद संजय सिंह को नूंह से टिकट दिया गया है। तो अभी तक जितने भी टिकट आए वितरण हुआ है, उनमें सभी समाज को संतुलित करने की पूरी कोशिश की गई है।